नमस्कार किसान भाइयों। फसल टॉप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैं सरसों खेती की एक सीरीज चला रहा हूं, जिसके अंतर्गत सरसों से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको समय समय पर दे रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाले थे, जिसके संबंध में मैंने आपको काफ़ी सारी जानकारी दी। बुआई खेत की तैयारी से लेकर नहीं बुआई तक की तैयारी कैसे की जाए, किन किन बातों को ध्यान रखा जाए। उसके बाद मैंने बुआई के बाद की सारी, बुआई से लेकर कटाई तक की सारी विधियों के बारे में, एक्टिविटियों के बारे में मैंने आपके साथ में वीडियो बना के साझा किया। तो इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करते हुए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसके अंतर्गत सरसों में लगने वाले प्रमुख रोग फसल में प्रमुख रोग लक्षण और उनकी रोकथाम कैसे की जाए, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। देखने के साथ में इस सारी विधियों को, लक्षणों को पहचान पाओगे और अपनी फसल को सुरक्षित रख पाओगे। तो मैं गज्जन सिंह वर्मा आपके लिए लाया हूँ प्रमुख रोग लक्षण और उसकी रोकथाम सरसों के अंदर। तो मैं शुरू करता हूँ अपना प्रेजेंटेशन। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली खबरें, कृषि की जानकारी आप तक समय पर पहुंचे। मैं आज जो जिन रोगों के बारे में चर्चा करूंगा: अल्टरनेरिया ब्लाइट, सफेद गेहुआ, झुलसा रोग, तना गलन, चूर्णी फफूंदी, मोजेक रोग। सबसे पहले मैं अल्टरनेरिया ब्लाइट के बारे में आपको, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे उसको पहचान सकते हैं, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। जब कभी भी फसल, जब आप बुआई करने के बाद में जब आप फसल को आप देखने जाते हो, घूमने जाते हो खेतों में, तो आपको विभिन्न प्रकार के रोग हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, समय समय पे समय समय खेतों पे जाके समय समय पे आपको निगरानी रखनी है और पता करना है कि कौन सा रोग है, किस प्रकार का रोग है, उसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहले अल्टरनेरिया ब्लाइट जो होता है, वो कॉमन बीमारियां हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब इसके जो लक्षण हैं वो क्या क्या होते हैं। इस रोग के जो प्रमुख लक्षण हैं, सबसे पहले पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियों पर छोटे गोल भूरे काले धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बे हमेशा गोलाकार व सकेंद्रीकृत वृत्ताकार कंसंट्रिक रिंग वाले दिखाई देते हैं। धब्बों का आकार बढ़कर केंद्र गहरे भूरे और काले पीले रंग के हो जाते हैं। धब्बे आपस में मिलकर बड़े आकार का रूप धारण कर लेते हैं। तनों पर भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तनों पर लंबे गहरे भूरे धब्बे बनते हैं। पौधा कमजोर होकर झुक जाता है। फलियों पर भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। फलियों पर काले धब्बे बनते हैं। प्रभावित फलियां सिकुड़ जाती हैं और समय से पहले सूख जाती हैं। बीज सिकुड़े हुए हल्के चमकहीन हो जाते हैं। कभी कभी बीजों का अंकुरण क्षमता से भी कम हो जाती है। इसकी रोकथाम: जैसे ही आपको फसल में इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत प्रभाव से आपको कुछ दवाइयों का उपयोग में कर लेना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। इसमें मैनकोजेब 0.25% यानी 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे कर देना चाहिए, या क्लोरोथेनोलिल 0.2% या आइप्रोडिन 0.2%। आवश्यकता अनुसार 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। इन सब बातों का आपको ध्यान रखें। दूसरा जो रोग है, सफेद गेहुआ व्हाइट रस्ट। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म में जो रोग कारक है वो एल्ब्यूको कैंडिडा है। इसके जो लक्षण हैं, पत्तियों पे दिखाई देते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर सफेद उभरे हुए फफोले जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। ऊपर की सतह पर पीले या हल्के धब्बे दिखते हैं। समय के साथ ये धब्बे मिलकर बड़े पेच बना लेते हैं। तनों और डंठलों पर भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तनों और डंठलों पर वे सफेद उभरे हुए धब्बे बन सकते हैं। पौधा कमजोर और झुकने लगता है। फूल व फलियों पर भी इसके लक्षण दिखाई देते हैं। फलों और कलियों पर रोग होने से मोड़दार, मोटी और विकृत आकृति हो जाती है। इसे किसान प्राय फूल गोभी जैसी गांठ कहते हैं। प्रभावित फलियां ठीक से विकसित नहीं हो पाती। बीज कम या बिल्कुल नहीं बनते। विशेष पहचान: इसकी जो विशेष जो पहचान है, रोग की सबसे खास पहचान पत्तियों की निचली सतह पर सफेद चमकीले उभरे धब्बे और फूल का विकृत हो जाना। मतलब एक तरह से ये मान के चलो, जो फूल जो होता है उसका आकृति बदल जाती है, चेंज हो जाता है, जैसा कि फोटो में दिखाई दे रहा है।
झुलसा रोग, पत्तियों पे लक्षण की ऊपरी सतह पर पीले से हल्के धब्बे बनते हैं। इन्हीं धब्बों की निचली सतह पर धब्बे या धूसर रंग की फफूंदनुमा परत दिखाई देती है। गंभीर अवस्था में पत्तियां मुरझा जाती हैं। डंठल और कोमल भागों पर भी इसके लक्षण दिखते हैं। कोमल तने और डंठलों पर भी सफेद फफूंद जैसी परत दिखाई देने लग जाती है। पौधा कमजोर होकर झुक जाता है। फूलों पर और फलियों पर भी इसका प्रभाव, इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। विकृत रूप धारण कर लेता है। इसका जो विशेष जो पहचान है, ऊपरी सतह पर पीले धब्बे और ठीक उसके नीचे की सतह पर सफेद धूसर फफूंदनुमा परत जम जाती है। यही डाउनी मिल्ड्यू का सबसे बड़ा कारण है। रोकथाम, रोग दिखते ही छिड़काव करें। मेटालेक्सिल मैनकोजेब रिडोमिल @ 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करें, या मैनकोजेब 0.25% 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार स्प्रे करके इसको रोकथाम की जा सकती है। जैविक नियंत्रण, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल नीम ऑयल का उपयोग कर लें। जैव फफूंदनाशी का छिड़काव कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम का उपयोग कर सकते हैं, मिट्टी में मिला के उपचारित करें। अगला जो रोग है तनागलन, स्टेम रोट, कोजल ऑर्गेनिज्म जो है इसका स्क्लोरोटेनिया स्क्लोरेशियम। इसका जो प्रारंभिक जो लक्षण है, सबसे पहले तने पर पानी से भीगे वाटर सोक जैसे धब्बे बनते हैं। ये धब्बे बाद में भूरे से काले रंग के हो जाते हैं। तने पर भी दिखाई देते हैं। तने पर लंबे लंबे गहरे धब्बे लीजन दिखाई देने लगते हैं। प्रभावित इससे सफेद रंग की फफूंद जैसी रुईनुमा वृद्धि होती है, दिखाई देती है। स्क्लोरोसिया फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। काले काले गोल एक गांठें बनना शुरू हो जाती है। कठोर गोलियां बनना शुरू हो जाती है। ये कवक की जीवित रहने की एक संरचना होती है। इसका मतलब ये है कि कवक जो है ना, जो फफूंद है, वो जीवित अवस्था में है। पौधों की अवस्था, रोग बढ़ने पर तना कमजोर हो जाता है, पौधा गिरकर सूख जाता है। प्रभावित शाखाओं में फली पॉट कम लगती है या बनती ही नहीं। यदि रोग अधिक हो तो पूरी फसल प्रभावित होकर उपज में भारी कमी आती है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को कार्बनडाजिम 0.1% या थीराम 2.5 ग्राम पर केजी सीड से उपचारित करें। रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखने पर कार्बनडाजिम 0.1% या मैनकोजेब से 0.2% या मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब 0.2% का छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। चूर्णी फफूंदी, पाउडरी मिल्ड्यू, इसका कोजल ऑर्गेनिज्म एरिसिफी क्रूसीफेरम। प्रारंभिक लक्षण क्या है इसके? सबसे पहले पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद भूरे रंग की महीन चूर्ण जैसी परत दिखाई देती है। व्हाइट पाउडरी ग्रोथ, यह पाउडर जैसी परत वास्तव में कवक या माइसीलियम या जीवाणु होता है। रोग का फैलाव धीरे धीरे डंठल, टहनियों और फलों पर पॉट पर भी फैल जाता है। प्रभावित भागों पर सफेद चूर्ण जैसी आवरण स्पष्ट दिखाई देता है। पत्तियों की अवस्था, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, धीरे धीरे पत्तियां सिकुड़कर सूख जाती हैं और झड़ने लगती हैं। पौधे पर भी असर दिखाई देता है। फूल और फल बनने में रोग दिखाई देता है। प्रभावित पौधे कमजोर हो जाते हैं और फलियां पॉट कम बनती हैं या छोटी रह जाती हैं। दाने की गुणवत्ता या उपज में कमी आती है। रोकथाम, इस तरह के लक्षण आपको यदि दिखाई देते हैं तो आपको बीज उपचार, बुवाई से पहले कार्बनडाजिम 0.25 से ग्राम पर केजी सीड या थीराम से उपचारित करें। फसल पर रोग दिखने पर वेटेबल सल्फर 0.2% 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करें। कैराथेन डिनोकेप 0.05% या हेक्साकोनाजोल 0.1% से आवश्यकता पड़ने पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव कर सकते हैं। मोज़ेक रोग, यह वायरस के द्वारा फैलता है।
इसका जो कारक है वायरस द्वारा, एफिड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ये एक पौधे से दूसरे पौधे पे इसका फैलता है। प्रारंभिक लक्षण, पत्तियों पर हल्के और गहरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियों की नमी, नसों में बीच में एक का हिस्सा असमान रंग का हो जाता है। पत्तियों की अवस्था, पत्तियां सिकुड़कर छोटी और विकृत हो जाती हैं। रोगग्रस्त पत्तियां पतली और नाजुक दिखाई देने लगती हैं। कुछ पत्तियों पर पीली धारियां या धब्बे बनते हैं। पौधे की वृद्धि, रोग बढ़ने या पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पौधा कमजोर होकर छोटे आकार का रह जाता है। फूल और फलियों पर असर, रोगग्रस्त पौधों में फूल कम लगते हैं। फलियां पौध बनती हैं या बहुत छोटी रह जाती हैं। बीज का विकास ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे उपज कम हो जाती है। मोज़ेक वायरस से रोकथाम करने के लिए आपको क्या करना है? जीवित अवस्था, सर्वाइवल स्टेज, यह वायरस स्वयं मिट्टी में नहीं रह सकता। यह मुख्यतः संक्रमित पौधे, खरपतवार जैसे जंगली घासों, चरी और बीजों में जीवित रहता है। ट्रांसमिशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये कैसे पहुंचता है? यह वायरस मुख्यतः कीट वाहकों से फैलता है, जैसे कि एफिड, चेपा जिसको बोलते हैं हम। जब कीट संक्रमित पौधे का रस चूसते हैं तो वाहक उनके मुंह में चला जाता है। जब यह कीट स्वस्थ पौधों पर बैठकर रस चूसते हैं तो ये वायरस नए पौधे में पहुंच जाता है। संक्रमण, वायरस पत्तियों की कोशिकाओं में प्रवेश करता है और वहां पर अपना प्रजनन करता है। यह कोशिकाओं और हरियाली क्लोरोफिल को प्रभावित करता है, जिससे मोज़ेक पैटर्न, पीली धारियां और पत्तियों को विकृत होना शुरू कर देता है। रोग का विकास, पत्तियां सिकुड़कर छोटी रह जाती हैं, पौधे की वृद्धि रुक जाती है और फलियां कम लगती हैं। पुनः संक्रमण, संक्रमित पौधे या खरपतवार अगले मौसम में भी वायरस का स्रोत बने रहते हैं। नए मौसम में जैसे जैसे ही एफिड सक्रिय होते हैं, वे इन संक्रमित पौधों से वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैला देते हैं। ओवरऑल मैं यदि सरसों में रोग प्रबंधन की में सामान्य नियंत्रण कैसे किया जाता है, किन किन बातों को ध्यान रखा जाए, मैंने किसान भाइयों को बताने का कोशिश किया है कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखें और अपनी फसल को बचाएं। तो कुछ कॉमन प्रैक्टिस हैं जो कि आप उनको अपना सकते हैं और हमेशा अपनाना चाहिए। मैं सरसों की बात नहीं कर रहा, आपको सारी फसलों में इस बातों का आपको ध्यान में रखना है। हमेशा आप फसल चक्र का उपयोग करें। सरसों की मैं बात कर रहा हूँ तो सरसों में आप लगातार एक ही खेत में सरसों की खेती ना करें। 2 से 3 साल के अंतराल पर दलहनी या अन्य फसलें लगाएं। स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें। रोग मुक्त बीज का चयन करें। बीजोपचार ट्रीटमेंट करें। हमेशा बीज को ट्रीटमेंट करके ही लगाएं। बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार, सीड ट्रीटमेंट, कार्बनडाजिम या थीराम से बीज का उपचार करें। 2 से 3 ग्राम फफूंदनाशी दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से आप उपचारित कर सकते हैं। प्रतिरोधी किस्में, ऐसी किस्में लगाएं जो प्रमुख रोगों के प्रति सहनशील हो। संतुलित पोषण, बैलेंस फर्टिलाइजेशन करें। एक सही मात्रा में और सही उसका जो मात्रा होती है, कितना 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 केजी आपको यूरिया डालना है, कितना पोटाश डालना है, कितना आपको फास्फोरस डालना है, एक निश्चित मात्रा में जो डोज है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बैलेंस डाइट आपको फसलों में देना है। ठीक है, सल्फर और पोटाश का संतुलित प्रयोग करें। खेत की सफाई, फील्ड सैनिटाइजेशन, फसल की कटाई के बाद में खेत की अच्छे से सफाई करें। जो भी प्लांट के अवशेष जो बचे रह जाते हैं, जिनमें सभी जो रोग हैं उनके रोग कारक जो हैं उपस्थित रहते हैं, तो अगले सीजन के लिए भी उसी में रहते हैं। तो आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है कि फसल, अपने खेत को साफ रखें, क्लीन रखें और हो सके तो उसमें जुताई करते समय उसको खुला भी छोड़ दें। इससे क्या हुआ, आपके जो मिट्टी के अंदर उपस्थित जो जीव कारक हैं, रोग फैलाने वाले जो कारक हैं, वो मतलब मर जाएंगे धूप की वजह से, ज़्यादा तापमान की वजह से। रासायनिक नियंत्रण, रोग की पहचान होते ही हम सही और सेलेक्टिव बढ़िया जो फफूंदनाशी होता है उसी का छिड़काव करें। अननेसेसरी किसी भी प्रकार का केमिकल स्प्रे ना करें। उस पहले रोग को पहचानें और पहचानने के बाद में जो वैलिड जो ब्रांड का जो
इनसे फंजीसाइड है, उसी को उपयोग में लें, तभी जाके आप अच्छे से नियंत्रण कर पाओगे। उदाहरण मैनकोजेब, मेटल एक्सिल, कार्बनडाजिम, हेक्साकोनाजोल इत्यादि मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, जो कि आपको मिल आसानी से मिल जाएंगे। जैविक नियंत्रण जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम या ट्राइकोडर्मा विरिडी से भी बीजोपचार कर सकते हैं। जैविक फफूंदनाशी का उपयोग कर सकते हैं। निष्कर्ष, मैं ओवरऑल आपको यही सजेशन दूंगा, रोगों की सही पहचान और शुरुआती नियंत्रण से ही उपज बढ़ाई जा सकती है। स्वस्थ सरसों, अधिक उत्पादन, किसान की आय में वृद्धि। आप यदि इन सब बातों को फॉलो करोगे, सही समय पे उपचार करोगे, सही समय पे लक्षणों को पहचानोगे, तो ही आप अपनी फसल को अच्छे से अपनी आय बढ़ा सकते हो। किसान अपनी फसल का अच्छा दाम ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे फसल टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा और अपने ग्रुप में अपने किसान भाइयों के साथ में साझा करें, शेयर करें। और आप मुझे बताएं कि आप अपनी फसल में अपने अगले सीजन में कौन सी फसल लगाने वाले हैं, और कमेंट करके भी मुझे लाइक करें, और मुझे बताएं कि अगला वीडियो मैं किस फसल पे बनाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।